नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी इतिहास विषय में देखिए पाठ क्रमांक 8 है मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य। और इस नक्शे को ध्यान से देखिए, ईस्वी सन 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी का भारत। तो यहाँ देखिए जो काले रंग से किया गया है ये गुप्तों का साम्राज्य आधुनिक उपशहर, अर्थात ये जो काले रंग से दिखाया गया है मानचित्र के अंतर्गत ये गुप्तों का साम्राज्य था। तो आइए हम इस पाठ में देखिए कौन कौन से पाठ टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। पहला है 8.1 शुंग वंश, दूसरा 8.2 इंडो यूनानी राजा, तीसरा 8.3 कुषाण राजा, चौथा है देखिए 8.4 गुप्त राजवंश और पांचवा 8.5 वर्धन राजवंश, छठा 8.6 पूर्वोत्तर भारत की राज्य सत्ताएं। तो ये इसमें जो है 6 टॉपिक है, 8.1 से लेके 8.6। इन 6 टॉपिकों पर हम क्या करेंगे, इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का पहला अध्याय क्या है। 8.1 में है शुंग वंश के बारे में परिचय दिया गया है। तो देखते हैं। सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहस्पति था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहस्पति की क्या कर दी थी, बृहस्पति राजा की हत्या करके स्वयं राजा बन बैठा था। तो अर्थात इस वाक्य को फिर से हम देखते हैं कि मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहस्पति की क्या कर दी, हत्या की, और वह स्वयं राजा बन करके बैठ गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक है देखिए 8.2 में इंडो यूनानी ग्रीक राजा के बारे में परिचय दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इंडो यूनानी ग्रीक राजा का परिचय संक्षिप्त में यहाँ किस प्रकार दिया गया है। इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। एक ओर राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र, इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। वह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। इंडो यूनानी राजाओं ने विख्यात राजा मिनैंडर था। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शस्त्र किया। मिनैंडर ने तात्पर्य मिलिंद से है, अर्थात उसका नाम मिलिंद था। उसने भिक्षु नागसेन से पूछे प्रश्नों में से मिलिंद धाम ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पन शब्द का अर्थ होता है प्रश्न होता है। इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं कि इन चित्रों में देखिए मिनैंडर का चांदी का सिक्का, तो दोनों पहलू है। एक तरफ देखिए राजा का चित्र है और दूसरे तरफ देखिए उनका दूसरा। अब देखते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुषाण राजा का परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। उनमें मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोलियां आई थी। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विभिन्न भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का
उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। अब हम देखते हैं सम्राट कनिष्क के बारे में परिचय हम यहाँ प्राप्त करते हैं कि सम्राट कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए थे। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। श्रीनगर के समीप कमपुर नाम का गांव ही कनिष्क होना चाहिए। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ था। उसने बुद्ध चरित और ब्रज सूची ग्रंथ लिखे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक थे। तो ये सिक्के को हम देखते हैं कि कनिष्क का सोने का सिक्का, इसमें दोनों पहलू है। देखिए, एक तरफ चित्र दिया गया है और एक तरफ राज्य से संबंधित चित्र दिया गया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ नोट दिया गया है बच्चों आपके लिए। क्या तुम जानते हो कनिष्क का सोने का सिक्का? यह सिक्का सम्राट कनिष्क ने ढाला था। इस सिक्के के दर्शनी हिस्से पर मुख्य पक्ष यूनानी लिपि में शाओ नानो शाओ कनिष्की कोशानो लिखा हुआ है। इसका अर्थ है राजाधिराज कनिष्क कुषाण है। सिक्के के पिछले हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है और बगल में यूनानी लिपि में बुद्धो अर्थात बुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए किस तरह से कनिष्क राजा के समय का ये जो सिक्का है, यहाँ पर बताया गया है कि एक तरफ गौतम बुद्ध का चित्र है और इस पे जो लिखा गया है कि राजाधिराज कनिष्क कुषाण है। सिक्के के पिछले हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी अंकित है। अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है 8.4 गुप्त राजवंश के बारे में परिचय हम प्राप्त करते हैं। इसके पहले हमने देखा कि कुषाण राजा के बारे में परिचय प्राप्त किया हमने। कुषाण राजा में जैसे सम्राट कनिष्क का नाम सामने आया, अब हम गुप्त राजवंश का परिचय प्राप्त करते हैं। 8.4 पॉइंट है ये। ईस्वी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। अब हम गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त का हम परिचय प्राप्त करते हैं। तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया था। समुद्रगुप्त के इस विजयी अभियान से उसकी सत्ता की धाक सर्वत्र बढ़ गई थी। परिणामतः पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता की संधि कर ली थी। प्रयाग के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग प्रशस्ति के रूप में विख्यात है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बीड़ा वाद्य में प्रवीण था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। उसने एक सिक्का ऐसा था
जिसमें वह स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित है। तो देखिए ये चित्र जो दिया गया है ये समुद्रगुप्त के सोने का सिक्का है और एक तरफ देखिए स्वयं ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का हम परिचय प्राप्त करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का यह क्या था, बेटा था। उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना लिए। दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद्र नामक राजा के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। उसने अपनी यात्रा का वर्णन लिख रखा है। उसमें गुप्त साम्राज्य की उत्तम राज्य प्रशासन का परिचय दिया है। अब देखते हैं यहाँ दिया गया है, क्या तुम जानते हो? भारत में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। अपने यात्रा वर्णन में उसने गुप्तकालीन समाज जीवन की चित्रित किया है। वह कहता है, भारत में बड़े बड़े और समृद्ध नगर हैं। इन नगरों में यात्रियों के अनेक धर्मार्थ संस्थाएं भी है। नगरों में अस्पताल हैं। यहाँ निर्धनों के लिए निःशुल्क वैद्यकीय सेवाएं उपलब्ध होती हैं। भव्य विहार और मंदिर हैं। लोगों को व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोगों ने कहीं भी जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। सरकारी अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता है। यहाँ के लोग शराब सेवन नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। गुप्त राज्य प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जाता है। अर्थात यह सारी जानकारियां हैं जो है उन्होंने अपने लेखों में लिख करके रखा था कि भारत देश का वर्णन उन्होंने किस तरह से किया था। तो उन्होंने लिखा था कि देखिए सरकारी अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से वेतन मिलता है। यहाँ के लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। गुप्त राज्य प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त को सोने का सिक्का के दोनों पहलू देखिए किस तरह से सोने का सिक्का यहाँ दिखाया गया है कि उस जमाने में यहाँ सोने के सिक्के चलते थे। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट 8.5 है, वर्धन राजवंश का परिचय हम प्राप्त करते हैं। वर्धन राजवंश के बारे में देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने पर उत्तर भारत में कई राज्यों का उदय हुआ। उनमें से एक वर्धन राजवंश था। दिल्ली के निकट थानेसर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उसके कालखंड में वर्धन राजवंश प्रभावी बन गया। हर्षवर्धन उसका बेटा था। हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम और पश्चिम में गुजरात तक हुआ था। प्राचीन असम को
कामरूप कहते हैं। वहां का राजा भास्कर वर्मन से उसके मित्रता के संबंध थे। हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट के साथ मित्रता से के संबंध प्रस्तापित किए थे। उसने अपनी राजधानी कन्नौज में प्रस्तापित की। उसके कार्यकाल में व्यापार में समृद्धि हुई। हर्षवर्धन राज्य की आय का बहुत बड़ा हिस्सा प्रजा के हितों के लिए उपयोग में लाता था। प्रत्येक 5 वर्षों में वह अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रजा में दान कर देता था। अर्थात प्रत्येक 5 वर्षों में वह अपनी संपत्ति जो है प्रजा में दान कर देता था। हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि बाणभट्ट था। उसने हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरित ग्रंथ लिखा। उसी के आधार पर हर्षवर्धन के कार्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। उसने अन्य धर्मों को भी उदार आश्रय दिया था। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखी। उसके समय में युआन स्वांग नामक बौद्ध भिक्षु चीन से भारत आया था। उसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 2 वर्ष रहा था। चीन में जाने के पश्चात उसने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। तो देखिए ये चित्र जो है युआन स्वांग का है। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर प्रदेश की उलूपी राजकन्या का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। यह कथा महाभारत में उल्लेखित है। ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ था। तो आगे हम देखते हैं क्या तुम जानते हो, इसका वाचन हम करते हैं। ये जो चित्र है बच्चों देखिए युआन स्वांग चीनी यात्री जो है उसका चित्र है। देखिए युआन स्वांग ने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। उसने महाराष्ट्र के लोगों के बारे में बड़े गौरवपूर्ण शब्द कहे हैं। वह कहता है महाराष्ट्र के लोग स्वाभिमानी हैं। उन पर कोई उपकार करे तो वे सदैव उस उपकार को याद रखते हैं, परंतु यदि कोई उनका अपमान करे तो वे उसे छोड़ते नहीं हैं। अपने प्राणों की परवाह न करके संकट ग्रस्तों की सहायता करते हैं। शरणागत के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। ये जो वाक्य है युआन स्वांग ने महाराष्ट्र के लोगों के बारे में लिखा है। और अब हम आगे देखते हैं। अंतिम पन्ना है जो देखिए तो इस वाक्य को मैं पूरा करता हूँ। चित्र देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है। तो यह जो है यह कथा महाभारत पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर प्रदेश की उलूपी राजकन्या का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। यह कथा महाभारत में उल्लिखित है। ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ। पुष्यवर्मन कामरूप राज्य का संस्थापक था। उसका उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभालेख में मिलता है। कामरूप राजाओं के अनेक उकेरे हुए लेख पाए गए जाते हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्य में कामरूप का उल्लेख प्रज्ञज्योति नाम से हुआ है। महाभारत और रामायण महाकाव्यों में कामरूप का उल्लेख जो है प्राग्ज्योतिष नाम से हुआ है। इसका नाम प्राग्ज्योतिष नाम से हुआ है। प्राग्ज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। प्राग्ज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान असम में गुवाहाटी शहर से है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में
उसका उल्लेख किरहादिया, उसका उल्लेख जो है किरहादिया अर्थात किरात लोगों का प्रदेश रूप में किया गया है। कामरूप राज्य का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान, बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था। पूर्वोत्तर भारत के कामरूप राज्य में युआन स्वांग गया था। उस समय भास्कर वर्मन वहां का राजा था। इस पाठ में हमने पूर्वोत्तर मौर्योत्तर कालखंड में उत्तर भारत और वहां की विभिन्न राज्य सत्ताओं का परिचय प्राप्त किया। साथ ही हमने यह भी देखा कि उस समय पूर्वोत्तर भारत में क्या परिस्थिति थी। अगले पाठ में हम समकालीन दक्षिण भारत की राज्य सत्ताओं का यानी अर्थात इस पाठ में हमने क्या देखा कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य थे, और इसको हमने देखा ध्यानपूर्वक कि शुंग वंश का हमने परिचय प्राप्त किया, इंडो यूनानी राजवंश का परिचय प्राप्त किया, कुषाण राजा का परिचय प्राप्त किया, गुप्त राजवंश का परिचय प्राप्त किया, वर्धन राजवंश का परिचय प्राप्त किया, और अंत में हमने पूर्वोत्तर भारत की राज्य सत्ता का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि क्या तुम जानते हो, अंतिम है तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन भारत में कश्मीर का नाम कश्यपपुर था। कश्मीर का नाम बच्चों कश्यपपुर था। यूनानी इतिहासकारों ने कश्यपपुर का उल्लेख कैस्पे पिरास और कैस्पेटीरोक और कैस्पेरिया के रूप में किया है। महाभारत के समय में यहाँ कंबोज राजवंश के राजा राज करते थे। कश्मीर में महाभारत के समय में कंबोज राजवंश का राज्य था। सम्राट अशोक के कार्यकाल में कश्मीर मौर्य साम्राज्य में विलीन हुआ था। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में कश्मीर में देखिए करकोट राजवंश का राज था। करकोट राजवंश का राज था 7वीं शताब्दी में। कल्हण ने अपने राजतरंगिणी ग्रंथ में इसकी जानकारी दी है। तो ये सब जो जानकारी है ग्रंथों में लिखी गई है, और एक कल्हण नाम के लेखक जो थे लिखने वाले ने अपने राजतरंगिणी ग्रंथ में इसकी जानकारी दी है कि अब हम देखते हैं कि इस पाठ का हमने परिचय प्राप्त किया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या करिए, मौर्य साम्राज्योत्तर अर्थात ईस्वी सन 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी भारत का आप परिचय प्राप्त करिए। इस पाठ का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।